नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, कोई पजीराई नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डिप्रेशन का शिकार हैं। अगले वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। एस्टैब्लिशमेंट को बड़ी मायूसी हुई है मियां साहब से। उनको एक वेव नजर आ रही है जो सबको बहा के ले जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट ने लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, सियासी जमातों को, और उनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। नया दौर मीडिया नेटवर्क प्रोग्राम है खबर गर्म, और मैं हूं सज्जाद अनवर और मैं हूं नसीम सिद्दीकी। सज्जाद साहब, आपका भी बड़ा तजुर्बा है, बड़े इलेक्शन आपने कवर किए होंगे। मेरा भी 85 में तो खैर स्कूल कॉलेज का जमाना था, लेकिन 88 से तकरीबन मैंने तमाम इलेक्शन जो है पाकिस्तान के कवर किए हुए। बड़ी रौनक होती थी, बड़े कीमे वाले नान चलने शुरू हो जाते थे। आजकल जिस तरह ठंड वाला माहौल है, तो जो कैंप्स लगे होते थे पार्टियों के, उसके अंदर आग जल रही होती थी, लोग हाथ ताप रहे होते थे, चाय पी रहे होते थे, और इलेक्शन की बातें हो रही होती थी, और एक माहौल बना हुआ होता था। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि अब तो महीने से भी बहुत ही कम वक्त रह गया है इलेक्शन में, और बहुत बड़े इलेक्शन हैं, लेकिन मुझे कोई भी इस किस्म की सरगर्मी नजर नहीं आ रही। कुछ नजर आ रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पहले दिन से जलसे जुलूस करते फिर रहे हैं, लेकिन उनके मुकाबले पे जिस तरह नवाज शरीफ साहब हैं, जिस तरह उनको इस्टेब्लिशमेंट वापस लेके आई, और गुमान यही था कि वो वापस आएंगे और आके छा जाएंगे और पीटीआई का कहीं नामो निशान नजर नहीं आएगा। लेकिन ये तो अजब माजरा हो गया कि नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, कोई पजीराई नहीं है, आवाम के बीच में वो नहीं जा रहे। और हाफजाबाद जलसा आपने देखा, जिस तरह उन्होंने 10 मिनट की डिप्रेस किस्म की तकरीर की है, तो मुझे तो लग रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डिप्रेशन का शिकार हैं, और क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में बड़ा उरूज देखा हुआ है, और अब जो जवाल है वो आपको पता है किसी को भी पसंद नहीं आता। तो माहौल तो बिल्कुल भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। पीटीआई को आपने देखा कि उनको बिल्कुल इजाजत नहीं दी गई, उनका कोई जलसा जुलूस नहीं हो पा रहा। गो के जो शेर अफजल मरवत हैं पीटीआई के, वो कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं, लेकिन उनके बारे में भी कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं। मुझे मैं मतलब आपको माइक देने से पहले सिर्फ एक बात कहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट के तमाम अंदाजे आपको गलत होते नजर नहीं आए जब इन्होंने अदम एतमाद लेके आए इमरान खान के खिलाफ, और यही कोशिश थी कि अगर अदम एतमाद कामयाब होता है तो बड़ी मिठाइयां बटेंगी और इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। लेकिन वो उल्टे गले पड़ गई, और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, पीटीआई की पॉपुलैरिटी आसमान को छूने लगी। बहुत बहुत बड़े जलसे उन्होंने किए, लॉन्ग मार्च लेके निकले। फिर आपने कहा कि जी नवाज शरीफ को हम वापस ले आएंगे और ऐलान कर देंगे कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, तो अवाम में एक बड़ी खुशी की लहर पंजाब में आ जाएगी और बड़ी पजीराई होगी। आपका ये भी मंसूबा नाकाम गया, और आप पीटीआई को किसी तरह जो है वो खत्म करने में कामयाबी नहीं हो रहे। आपने उनसे बल्ला भी वापस ले लिया, उनके कागजात छीने, उनके लोगों को नाहल करार दे दिया, उनके लोगों को इश्तिहारी करार दे दिया। सज्जाद साहब, ये क्या मंजरनामा नजर आ रहा है आपके? क्या एहसासात है इस वक्त, क्या ख्यालात है, प्लीज बताइएगा। देखें, नवाज शरीफ को जलसे करने की कोई इतनी खास जरूरत पेश नहीं आ रही जो मैंने देखा है। वो बेसिकली मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रही। मुस्लिम लीग नून तैयारी कर रही है सुबह शाम के किसी तरीके से, यानी कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करनी है, वो हुकूमत में जाकर पॉलिसीज क्या बनानी है। मियां साहब और उनके रफ़क़ाए-कार बहुत सारा वक्त अपनी मीटिंग्स में इस पे गुजारते हैं कि इत्तेहादी कौन होंगे हमारे, हमने वजारतें किसको देनी हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं, ईरान के साथ जो मामला है उसको हमने कैसे करना है, अमेरिका के साथ कैसे करना है। जो उनके दानश्वर है मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे, वो ये कहते हैं कि मियां साहब के सामने दो टारगेट है। एक टारगेट ये है कि पाकिस्तान की मईशत को कैसे उठाना है, और दूसरा टारगेट है कि इस रीजन को स्टेबलाइज करना है, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करने। तो उनको तो कुछ वक्त ही नहीं मिल रहा मियां साहब को इन मसरूफियात में से कि वो इलेक्शन का सोचें या वो जलसे करें, क्योंकि उनका ख्याल है कि जब मुकाबले में पीटीआई मौजूद ही नहीं है, उनके पास इंतखाबी निशान ही नहीं है, उनके लोग आज़ाद जीतेंगे, उनको वो बड़े आराम से अपने साथ मिला लेंगे। लिहाजा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दूर दूर तक नजर आ रही, वो क्यों जलसे करें। बिलावल साहब चूंकि चैलेंजर के तौर पे आ रहे हैं,
बिलावल साहब को और उनकी पार्टी को जब मियां साहब पाकिस्तान वापस आ रहे थे तो उनको किनारे लगा दिया गया था। उनको पीडीएम की बाकी जमातों की निस्बत अलग करके ये कह दिया गया था कि भाई आपका हमारे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं, आप अपनी सियासत करें, हम अपनी सियासत करते हैं। तो उसके नतीजे में ये नसीम साहब उनकी प्रायोरिटी और है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं हम कि एस्टैब्लिशमेंट क्या ऐसे ही सोच रही है जैसे मियां साहब सोच रहे हैं। यस, एस्टैब्लिशमेंट ने शुरू में यही उनका प्लान था कि मियां साहब आएंगे, मियां साहब के आते ही जो पंजाब में पॉपुलैरिटी है पीटीआई की उसको वो चैलेंज करेंगे, अपना एजेंडा बताएंगे। चूंकि वो वजीर आजम के तौर पे आ रहे हैं तो उनके सामने हर चीज मेल्ट डाउन हो जाएगी और एक फजा बन जाएगी, एक वेव क्रिएट होगी। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को बड़ी मायूसी हुई है मियां साहब से, आपस की बात है। उन्होंने जो सर्वे करवाए हैं पंजाब के और मुख्तलिफ हलकों के, तो उसके नतीजे में उन्होंने फाइनली ये फैसला कर लिया था कि इनके पास बल्ला नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से फैसला करवाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है। सिरल माइडा ने कह दिया है कि अब ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं ही इज नो मोर, यानी कि वो बतौर चीफ जस्टिस ही एक तरह से उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। हामिद मीर ने कहा ये साकिब नसार की तरह के हो गए। तो बेसिकली इसमें दांव पे लगा लिया है इलेक्शन कमीशन ने भी और स्टेट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान को माइनस करने के लिए अपने आप को, अपनी क्रेडिबिलिटी को। लेकिन मैं समझता हूं कि बात यहां रुकी नहीं है। अब बात चल रही है कि 9 मई के ऊपर जो वफाकी काबीना में एक कमेटी बनाई गई है हाई पावर्ड, उसके नतीजे में कहा यह जा रहा है कि एक कैबिनेट में एक रेफरेंस तैयार किया जा रहा है कि जनाब इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। एक दहशतगर्द पार्टी है, इसने सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस के ऊपर और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर चूंकि हमला किया है, लिहाजा इसको बैन कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि बतौर पार्टी भी ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जब पार्लियामेंट आएगी तो पीटीआई एक पार्टी के तौर पे भी नहीं होगी। अब इसका फॉल आउट क्या होगा? क्या वो सीधा ये सारा चंक मुस्लिम लीग नून के पास चला जाएगा आजाद उम्मीदवारों का, या ये पीटीआई की एक जो नजरियाती सियासत है, ये जो आजाद लोग जीत के वहां पे जाके इमरान खान से वफादार रहते हैं और वहां अपना एक ग्रुप बनाते हैं किसी नाम से और अपोजिशन करते हैं, या फिर ये चूंकि आजाद जीते हैं, इन जैसे बहुत सारे पीटीआई के अहम ओहदेदारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उनसे कहा गया था कि सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह इनसे कहलवाया जा सकता है कि हम चूंकि आजाद जीते हैं हम आईपीपी में शामिल हो सकते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट इनको उठा के नून को देने की बजाय आईपीपी को दे सकती है। सजा साहब यहाँ पे बहुत सारी चीजें जमा हो गई हैं। देखें, एक तो मैं इन बातों से आपको ये अखज़ किया कि देखें एस्टैब्लिशमेंट अपनी रविश से बाज आने पे तैयार नहीं है। भले पाकिस्तान की मईशत डूब जाए, आधा पाकिस्तान इन लोगों की हट धर्मी की वजह से हमें देना पड़ गया, यानी कि ये तजुर्बे करने से बाज नहीं आ रहे। 2018 में अगर उन्होंने आरटीएस बिठाया था तो आज फिर ये अपनी कोई ना कोई स्कीम लेके बैठे हुए। ये सियासतदानों को अपना काम क्यों नहीं करने देते? ये अगर अपना काम अपने तौर पे करें, इदारे अपने हदूद में रहें। ये बहुत सारे लोगों ने इस बात के ऊपर बात की है। अभी भी आप देखें ना कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ बहुत सारी उम्मीदें थी और बहुत उनके चाहने वाले सहाफी थे, लेकिन वो तमाम लोग अब उनके इस फैसले के बाद उनसे नाराज नजर आते हैं। तो अगर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट इस किस्म के 2 नंबर फैसले करेगा तो क्रेडिबिलिटी कहाँ चली जाएगी? पहले ही माशाल्लाह हमारी अदलिया 140वें नंबर पे है, तो 240वें पे चली जाएगी, और शायद इतने तो मुल्क भी दुनिया में मौजूद नहीं है। बात यह है। और दूसरी जो आपने की है कि आजाद लोग जो है वो दूसरी पार्टीज में शामिल हो सकते हैं। मेरे ख्याल से उनके वोटर्स उनका जीना हराम कर देंगे, क्योंकि आपको पता है इस वक्त बल्ला छीन लिया गया। किसी को बैंगन मिले निशान, किसी को चारपाई मिले, किसी को झूला मिले, लोग उसको इमरान खान का कैंडिडेट समझ के वोट देंगे। और अगर कोई भी इस किस्म की हरकत करेगा तो मेरे ख्याल से वोटर्स उसको अपने हल्के में जाने की इजाजत नहीं देंगे। आपने देखा कि जिस तरह 20 मुनर्रिफीन थे, उनके साथ क्या हुआ। राजा रियाज को गो के टिकट भी मिल गई, लेकिन मैंने सुना कि वो इलेक्शन से ही दस्तबरदार हो गए, क्योंकि उनको नजर आ गया है कि उनके साथ होने क्या वाला है।
और यही बात है कि नवाज शरीफ साहब जो आपको इतना डिप्रेस नजर आ रहे हैं, एक्टिव नजर नहीं आ रहे, उनको भी नजर आ रहा है कि वो कितना को मैनिपुलेट कर लेंगे, कितनी को धांधली कर लेंगे, लेकिन उनको एक वेव नजर आ रही है जो सबको बहा के ले जाएगी, और उसमें तो फिर बहुत ज्यादा सुबकी हो जाएगी। बाकी अगर वो बैठ के ये सोच रहे हैं, ख्वाबों में ये है कि वो वजीर आजम बन जाएंगे। हमारे वालिद साहब हमें हमेशा एक बात कहा करते थे कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। अल्लाह ताला को क्या मंजूर है? मुझे तो नवाज शरीफ साहब आने वाले दिनों में वजीर आजम की कुर्सी पे नजर नहीं आ रहे। आप कितनी जबरदस्ती कर सकते हैं, इलेक्शन के जब रिजल्ट आएंगे कितना आप मैनिपुलेट कर लेंगे। और अगर पीपल्स पार्टी भी 50-60 सीटें लेने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आईपीपी कुछ वोट ले जाती है, पीटीआई को सरप्राइज देती है, और जो खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां तो 95% जो है वो नजर आ रहा है कि पीटीआई वहां पे सीटें ले जाएगी। तो अगर आजाद उम्मीदवार भी 80-90-100 तक ये सीटें ले जाते हैं तो वो तो एक अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये इलेक्शन मुझे इतने आसान नजर नहीं आ रहे जितने लोग समझ रहे हैं, और ये कंट्रोवर्शियल भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब इलेक्शन वाले दिन धांधली के प्रोग्राम बनेंगे, और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान लोग वीडियोस बनाएंगे, सोशल मीडिया पे अपलोड होंगी, तो अगर बहुत ज्यादा कोशिश की गई आजाद उम्मीदवारों को बाहर करने की या जाली तौर पे किसी को जितवाने की, तो मेरे ख्याल से हालात जो है वो मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर पहले ही बहुत गुस्सा है। और अगर इलेक्शन वाले दिन भी उनको सही तरह वोट नहीं डालने दिया गया या उनकी हके राय दही को नहीं माना गया, तो मामलात किसी और तरफ भी जा सकते हैं। जी सजाद साहब। और यार मामलात नसीम साहब इस मुल्क में कभी किसी और तरफ नहीं जा सके। पीटीआई वालों को अंदाजा ही नहीं है। वो कहते थे इमरान खान को गिरफ्तार हो गया, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, गिरफ्तार हो गया तो ये कर देंगे वो कर देंगे। आपने देखा ये 100 दिनों से ज्यादा वो जेल में है। यहाँ पे उनका सेक्रेटरी जनरल से लेकर उनकी पार्टी के तमाम ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी कि हमारा इमरान खान से कुछ ताल्लुक ही नहीं है। अब उनकी एक फैमिली है जो उनका केस लड़ रही है या वकील है उनके, पार्टी कहीं पे मज़ारे करती नजर नहीं आ रही, कहीं पे उनका जलसा जुलूस नजर नहीं आ रहा। तो यार ये पाकिस्तान है। वो मियां नवाज शरीफ ने एक दफा कहा था ना कि मुझे कहते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, वो कहता मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। तो जी जी जी। बेसिकली बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ने लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, सियासी जमातों को, और उनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। उन पे इल्जामात भी ऐसे घनौने लगाए और फिर एक दूसरी सियासी जमातों से उनके ऊपर कीचड़ उछलवाया गया, फिर उनके ऊपर दूसरे कीचड़ उछालते रहे। तो बेसिकली सियासी जमातों की डिस्ट्रक्शन जो है ना वो खुद सियासी जमातें भी करती हैं, और एस्टैब्लिशमेंट तो फिर जिसको उसके सामने जो मुखालिफ पार्टी खड़ी होती है उसको बिल्कुल स्मैश करके रख देती। लेकिन इसके साथ ही साथ ये रियलिटीज अपनी जगह पे, लेकिन हमारे मुल्क में ये भी हुआ है कि सियासत भी साथ साथ अपना सर उठाती रही है और अपना रास्ता बनाती रही है। अब पीटीआई के लिए ये पहला टेस्ट है। पीटीआई पहली दफा इस मुश्किल वक्त से गुजर रही है। अब पीटीआई के पास वो हिकमत अमली हमें नहीं नजर आ रही जो कभी पीपल्स पार्टी इन बुरे वक्तों में जो हिकमत अपनाती थी, या जो मुस्लिम लीग नून हिकमत अपनाती थी। नो डाउट के कुछ नई चीजें बरामद होती हैं, जैसे मरवत साहब हैं, ये बिल्कुल ही 8 मई से वो यानी अदम एतमाद से पहले कहीं मौजूद ही नहीं थे, लेकिन बाद में एमर्ज हुए। इस तरह कुछ चीजें और नई, जैसे लतीफ फोसा जैसे कुछ और करैक्टर जो है वो आ गए हैं सामने, जो इमरान खान को डिफेंड कर रहे हैं, उनकी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी नहीं होना। ये समझें कि ये जो अगले 3-4 साल है ना, वो उनमें इमरान खान और पीटीआई माइनस ही रहेगी। इनको तो उठने नहीं देंगे वो। अब देखना सजाद साहब आपने बड़ी अच्छी बात आपने की। मुझे जरदारी साहब की बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि आपने तो 3 साल रहना होता है, हम सियासतदान जो है वो तो हमेशा के लिए होते हैं। तो हमने देखा है कि सियासत में जिस तरह पीपल्स पार्टी के साथ सलूक हुआ था, उनके ऊपर भी बहुत दहशतगर्दी के इल्जामात थे। जुल्फिकार बनी, उससे पीपल्स पार्टी ने अपने आप को साइड किया। बेनजीर भुट्टो ने, नुसरत भुट्टो ने बहुत अच्छी तरीके से बाहर बैठ के पार्टी चलाई। फिर ज़ियाउल हक साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। यहाँ पे थोड़ा सा एक एज फैक्टर जरूर है
कि इमरान खान साहब 72 साल के हो गए हैं, बाकी जिन लोगों ने जेलें काटी, मोहतरमा उस वक्त अपने लेट 30s में थी, नवाज शरीफ साहब भी जब 99 में उनको गिरफ्तार किया गया तो तकरीबन 50 साल के थे। लेकिन अगर फिटनेस देखी जाए खान साहब की, जिस तरह वो रोजाना उठ के एक्सरसाइज करते हैं सुबह, और मुझे एक हमारे रिपोर्टर्स आती हैं जो जेल जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने कहा कि यार हम कमरा अदालत के अंदर सब लोग सर्दी से ठिठर रहे थे, जज साहब भी, वकला भी और हम लोग भी, और इतने में काली टी शर्ट पहने हुए इमरान खान साहब बड़े दबंग तरीके से उनकी एंट्री हुई है और लग रहा था कि जैसे वो आज भी वजीर आजम है। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की जो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है और उनका जो जिस तरह वो डटे हुए हैं, ना तो वो कहते हैं कि मुझे अस्पताल ले जाओ मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ना वो बैरूने मुल्क जाना चाहते हैं, वो जिस तरह जेल काट रहे, मेरे ख्याल से आज तक किसी सियासतदान ने पाकिस्तान में इस दलेरी से, शायद भुट्टो साहब ने इस दलेरी के साथ काटी थी, वो भी जेल नहीं, वो भी अस्पताल नहीं जाते थे, वो भी दबंग फैसले करते थे, उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने देखा जरदारी साहब ने बड़ी लंबी जेल काटी, लेकिन वो अक्सर जियाउद्दीन अस्पताल में मौजूद होते थे। जिस तरह की जेल शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने काटी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो जिस दलेरी से ये काट रहे हैं, तो कुछ अरसे बाद हमें नहीं मालूम कि क्या सिनेरियो चेंज होता है, एस्टेब्लिशमेंट का मूड चेंज होता है, एस्टेब्लिशमेंट में लोग रिटायर हो जाते हैं, और अगर पीटीआई को दोबारा मौका मिला तो अब आपने देखा कि जावेद हाशमी साहब का भी दोबारा से बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो गया पीटीआई के लिए। मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, शायद खकान अब्बासी साहब का भी सॉफ्ट कॉर्नर है, एतजाज एहसन हो गए, चौधरी निसार हो गया। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जब इमरान खान साहब बाहर आते हैं और पीटीआई में दोबारा जान पड़ना शुरू होती है, तो ये कोई जो बड़े बड़े नाम मैंने लिए हैं, ये कोई पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं? जैसे आपने बताया कि लतीफ कोसरा ने तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, बहुत पुराने कारकुन थे पीपल्स पार्टी के। जी सजाद साहब। देखिए, जो भी है, मैं अभी तो कोई 1 डेढ़ साल 2 साल रिवाइवल नहीं देख रहा पीटीआई की, जो मुझे नजर आ रहा है। मुझे ये नजर आ रहा है कि जैसे बलूचिस्तान में बाप पार्टी बना के एस्टैब्लिशमेंट ने एक अपना धड़ा बनाया था, अब पंजाब में वो आईपीपी के ऊपर शर्त लगा के बैठी हुई है। ये मुझे बहरहाल ये नजर आ रहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून कोई अच्छी परफॉर्मेंस ना दे सकी पंजाब में, तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास ना रह सके, वो कहीं और चली जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब मुतफिका उम्मीदवार बन जाएं सारी जमातों के, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को तो चाहिए एक वाज़ेह अक्सरियत जो उनका एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जिस तरह की वो बातें करते हैं, हाफिजाबाद में भी जो उन्होंने कहा कि अगर मुझे निकाला ना जाता तो अब पाकिस्तान कहाँ का कहाँ होता, वो इल्ज़ाम एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट पे ही लगा रहे हैं, और एस्टैब्लिशमेंट भी फूंक फूंक के कदम रख रही है। मुझे नहीं लगता। हाँ, मियाँ साहब अगर एक वाज़ेह मेजॉरिटी के साथ और एक अपनी पॉपुलर वेव के साथ 100 सीटें भी निकाल लेते मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो फिर तो उनका रास्ता नहीं रोका जा सकता था। लेकिन अब मुझे वो वाली सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, और मुझे ये लगता है कि मियाँ साहब तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे, इमरान खान की पार्टी बैन हो जाएगी। और मुझे ये भी लगता है कि इमरान खान साहब अगले 2 साल तक तो जेल से बाहर नहीं आएंगे। और ये जो आप कहते हैं ना कि वो वाहद पॉलिटिशियन है, जरदारी साहब की भी जो सबसे पहली जेल थी ना, जो मियां नवाज शरीफ ने उनको अरेस्ट किया था, पहले इसाक खान के नवाज शरीफ के पहले टर्म में वो अरेस्ट हुए, तो वो किसी अस्पताल नहीं गए थे, उनके ऊपर काफ़ी सख्ती थी। फिर 2 साल वो जब मुशर्रफ और नवाज शरीफ की मुश्तरका जेल में रहे, उस वक्त भी सख्ती थी। वो बाद की जेलों में अस्पताल वगैरह वो गए हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि सियासतदानों ने इस्तकामत के साथ ही जेल काटी है। मियां नवाज शरीफ भी 3 महीने पहले जो 100 दिन बनते थे, वो तकरीबन वहां रहे थे मरी में, और बड़े बुरी हालत की एक जेल काटी थी। और फिर जब लांडी जेल कराची में उनको और उनके भाई को पेश किया गया था 3 महीने के बाद, तो उनकी शक्ल देखने वाली थी। सबकी कुर्बानियां हैं, सब ने ये बुरे वक्त देखे हुए हैं, लेकिन इनको सोचना चाहिए सारी सियासी जमातों को कि हमने इस मैस से कैसे निकलना है, और इनको कोई निकलने भी देता है या नहीं देता। बदकिस्मती ये है कि ये कानून साजी नहीं करते, जब आते हैं एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के आते हैं, और
वो जो टाइम था ना 18वीं तरमीम का, जब जरदारी साहब ने और मियां नवाज शरीफ ने मिल के मुशर्रफ साहब की छुट्टी करवाई थी, अगर आपको याद होगा, और उसके बाद 18वीं तरमीम का प्रोसेस किया था और पार्लियामेंट को एम्पावर किया था, उसके बाद मियां साहब के ज़माने में कोई उस तरह की कानून साजी नहीं हुई, ना इमरान खान साहब के ज़माने में कानून साजी हुई, बल्कि इमरान खान साहब का तो रजीम हाइब्रिड रजीम की इब्तदा थी, जो कि अब आगे चल के उससे भी कोई खतरनाक रजीम आ रहा है। यानी 18 में कम धांधली और आरटीएस वगैरह बिठाया गया था, अब तो पार्टी को खत्म कर दिया गया है इस अब तो इलेक्शन में। अब तो वो सजाद साहब कहते हैं ना, अब तो पट्ठा बिठा दिया जाएगा। हाँ, और तो जिस तरह आपने इसलिए कहा कि जी जी तो इसलिए मैं समझता हूं कि फिर वही बात आती है कि सियासी जमातें अपने एजेंडे को वाजे नहीं जब तक करती, और वो एक, देखें, पार्लियामेंट के पास कोई तोप या हथियार या तलवार तो नहीं होती ना कि वो लड़ सके, तो उसने तो कानून के मुताबिक और अपनी लेजिस्लेशन के मुताबिक अपना रास्ता बनाना होता है ना। जी तो जी जब आप फौजी पार्टनरशिप के साथ आते हैं तो वो फिर नहीं करने देते आपको काम। और अनफॉर्चुनेटली मियां साहब भी जब आए थे 2013 में, तो वो फौजी पार्टनरशिप के साथ ही आए थे, और वो उन्होंने अपने साथी कुर्बान कर दिए, और जब खुद बोलना शुरू किया तो उन्होंने उठा के उनको नीचे फेंक दिया मुशर्रफ को। वो ट्रायल करना चाहते थे, उन्होंने उसका ट्रायल कर दिया। तो अब इमरान खान साहब जब तक सीधे नहीं होंगे और जब तक सजदा साहब नहीं करेंगे रावलपिंडी की तरफ, तो वो तो कभी भी नहीं इनको उठने देंगे, ना इनको पार्टी बनाने देंगे, ना इनके, देखो ना कास्ट्रो को किस तरह से अरेस्ट किया गया। तो चीजें बदल गई हैं अब। आइडियलिज्म पे आप नहीं चल सकते, आपको इन ग्राउंड रियलिटीज के अंदर रह के ही एक रास्ता निकालना है। आपने बिल्कुल सही बात की अपना सजाद साहब। जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी भी उस दिन कह रहे थे कि मैंने तो एक नौकरी कर रहा था, मेरे पास कोई इख्तियारात नहीं थे, इख्तियारात तो कोई और इस्तेमाल करता था। तो ये इन लोगों को जब इख्तियारात इस्तेमाल हो रहे होते हैं उस वक्त क्यों याद नहीं आता, और जब नौकरी से निकाल दिए जाते हैं तो उसके बाद ये ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्या हमारे मुल्क में कभी कोई इस लेवल के लोग आएंगे कि जो उसी वक्त रिजाइन करें कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा? उन लोगों की निशानदेही करें जो लोग उनको काम नहीं करने देते, और उसके बाद इस तरह की बातें करें, तो मेरे ख्याल से उनकी आवाम में भी पजीराई बहुत ज्यादा होगी। अभी भी यही लगता है कि आरटीएस नहीं बैठेगा, इस दफा तो बट्टा ही बैठ जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है किसी भी पार्टी को जो है वो अपना मेजोरिटी के साथ मुंतखब कराना। और जिस तरह आपने कहा सजाद साहब के शहबाज शरीफ को शायद मुतफक्का वजीर आजम बना दिया जाए, तो मेरे ख्याल से अब वो वाली सूरत हाल नहीं होगी, क्योंकि जब पीडीएम की हुकूमत आई थी उस वक्त कोई और सूरत हाल थी, उस वक्त कुछ ले दे के बातें हुई थी। लेकिन अब मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी इस बात पे तैयार नहीं होगी कि वो शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाए। वो कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाया जाए, या दूसरी पार्टियां भी डिमांड कर सकती हैं कि हमारी पार्टी का कोई ना कोई बंदे को वजीर आजम बनाया जाए। तो मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून के लिए कोई इस दफा इतने आसान मामला नहीं है। नवाज शरीफ का तो वजारत आजमा की तरफ जाना मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, उनको क्लियर कट मेजोरिटी मिल नहीं सकती। उनको तो लाहौर में जो सर्वे हुआ है उसमें बताया गया है कि उनको 3 से 4 सीटें शायद वो निकाल जाए। तो अगर उनके गढ़ में उनकी ये सूरत हाल है कि सनम जावेद का मुकाबला नहीं कर सकती मरियम नवाज, और उन्होंने उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट करवाए हैं, बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स जो थे पीटीआई उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए, बल्कि कोर्ट तक से उनके खिलाफ फैसले आए, और उस कोर्ट से खिलाफ फैसले आए हैं जिस कोर्ट ने इश्तिहारी मुजरिम इसहाक डार को लंदन बैठ के सेनेट में इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। तो इस वक्त यह है कि अदलिया को भी साथ मिला लिया, एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ मिला लिया, लेकिन पीटीआई की पॉपुलैरिटी या आवाम के दिलों में जो उनके लिए मोहब्बत है, मेरे ख्याल से वो कब नहीं कर पा रहे। और इसका जो सारा शाखसाना है वो 8 फरवरी के इलेक्शन में सामने आ जाएगा, और उसके बाद एक बड़ी बदलती हुई सूरत हाल नजर आएगी, और एस्टेब्लिशमेंट को भी शायद सोचना पड़ेगा कि अब उनको क्या करना है। जी सजाद सर। मेरा तो ख्याल है कि यार, मैं तो, सच्ची बात है कि जो रावलपिंडी में बेचारे अफसर बैठे होते हैं या आपारा में, मुझे तो उन पे अजीब उनके बारे में ख्याल आता है कि उनकी बेचारों की जिम्मेदारी ये होती है कि मुल्क के अंदर
जो भी पॉपुलर वेव है उसको कुचलना है। हर इलेक्शन में उनकी ये जिम्मेदारी होती है। वो सारी जिंदगी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पावर को कुचलते रहे, वो सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी की पावर को कुचलते रहे, वो मियां नवाज शरीफ को रोकते रहे। पिछला इलेक्शन 2018 का, खुद पीटीआई के एक सिटिंग मिनिस्टर जो थे, उन्होंने कहा था कि अगर मियां साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब ना होते तो वो आज भी वजीर आजम होते। यानी वो पीटीआई की हुकूमत में वजारत का हलफ उठा के ये इंटरव्यू दे रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनकी हालत क्या है। वो तो बेचारे ड्यूटी करते हैं, उनका अफसरान, उनका काम ही ये होता है कि जो ऊपर से ऑर्डर आया, और हर दफा उनको अपने उस वक्त की एक पॉपुलर जो वेव होती है ना, उसको दबाने का काम उनके जिम्मे डाला जाता है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि कुछ भी नहीं होगा इलेक्शन के बाद, सारे लोग उस हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। यार मुझे ये बताएं, जिस मुल्क में ये जो केयर टेकर सेटअप है ये 1 साल से ज्यादा चल गया है, तो किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया, बल्कि वो बड़े कानूनी और आईनी तरीके से बातें करते हैं और फैसले करते हैं। तो फिर जब एक सो कॉल्ड एक असेंबली बनेगी, उसमें से मैं जो शहबाज शरीफ साहब का कहता हूँ कि हो सकता है नून लीग की कुछ सीटें पीपल्स पार्टी से ज्यादा हों और वो पुराने वाला फार्मूला कोई निकल आए। लेकिन अब सवाल और है कि क्या जो मियां साहब इस इक्तिसादी और माशी तौर पे पाकिस्तान को उठाना चाह रहे हैं, उनका मुकाबला आसम मुनीर साहब से। आसम मुनीर साहब भी यही काम करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये सारी इन्वेस्टमेंट्स और ये सारा काम मैं कर रहा हूँ, और उनको चाहिए कोई सबसर्विएंट किस्म का वजीर आजम जो कि उनके साथ असिस्ट करे, और मियां नवाज शरीफ तो उनको असिस्ट नहीं कर सकते। तो लिहाजा बहुत सारी चीजें हैं इस वक्त इसके साथ जुड़ी हुई। मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम का वक्त भी काफी आज लंबा नहीं हो गया कुछ, नसीम साहब? जी बिल्कुल लग रहा है, मुझे इसी तरह ही लग रहा है। इसके साथ ही हम इजाजत लेते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।